तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मशीनरी वाली पार्ट है, जैसे आपको यहाँ पे नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, कोंका और होते हुए नीचे फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स और फिर लंग्स के अंदर में पूरी बाइफर्केशन जैसे हुआ ट्रैकिया का बटा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और फाइनली एल्वियोलाई। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे नेक्स्ट जो वीडियो बना हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, मतलब ब्रीदिंग होती कैसी है। ठीक है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम आप डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब हुआ कि कैसे हवा अंदर जाती है और कैसे बाहर आता है, और ये अपने आप चलता है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें दो चार मसल्स का रोल है। हम पहले उसके पर बात करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे इसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि आप देखिए सांस लेकर के इंस्पिरेशन ऐसे लेंगे तो कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन करेंगे तो कुछ मसल रिलैक्स करेगा। तो पहले समझिए कि दो प्रकार के मैकेनिज्म यहां डिस्कस करेंगे। पहला नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, और दूसरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो मसल्स में जो इंटरकोस्टल मसल है, मतलब इंटरकोस्टल का मतलब होता है रिब्स। तो यहां पर जो रिब्स के बीच में मसल्स है वहां दो प्रकार के मसल्स है, इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक हो गया। और एक मसल है जो हमारे डायफ्राम से लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल। तो फ्रेनिक मसल कहां से लगा हुआ है? डायफ्राम से लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे। तो इंटरकोस्टल मसल मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल, इनका रोल है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में। तो पहले हम इसको देखते हैं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे तो कौन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन मसल रिलैक्स करेगा। पहले हम इसको एक लिस्ट आउट करते हैं। आप यहां देखो कि यहां पर हमने दो भाग बांटा है डिस्कस करने के ख्याल से। एक है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन में जब इंस्पायर करेगा, मतलब हवा अंदर जाएगा तो फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्वेश्चन आता है, फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कब? इंस्पिरेशन में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंस्पिरेशन में। अब एक्सपिरेशन में क्या करेगा? फ्रेनिक मसल रिलैक्स हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएगा, और जो पेट का मसल है जिसको एब्डोमिनल मसल बोलेंगे यह भी रिलैक्स हो जाएगा। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन में सारे ही मसल रिलैक्स होंगे। क्लियर हो गया? ध्यान दो यहां पर कैसे करोगे कि इंस्पिरेशन में दो मसल कॉन्ट्रैक्ट किए और एक्सपिरेशन में चारों मसल रिलैक्स किए। क्लियर हो गया? अब देखो फोर्सफुल की बात करते हैं। फोर्सफुल रेस्पिरेशन में मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे, जैसे इसका मतलब फोर्सफुल कि जितना आपको लेने की क्षमता है उससे ज्यादा भी हम लेना चाह रहे हैं। और फोर्सफुल का मतलब एक्सपिरेशन ये क्या हुआ ना, तो ये हुआ फोर्सफुल। तो फोर्सफुल में क्या है सो देखो जरा सा, इंस्पिरेशन में ध्यान दीजिएगा फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किया। ये जैसे पहले वाला स्थिति है वैसे यहां हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के केस में फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो रिलैक्स किया, लेकिन बाकी जो दो मसल्स है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यह कॉन्ट्रैक्ट किया। भैया इसको जरा समझ लो, ये दो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया फोर्सफुल में। दो है रिलैक्स और दो है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? अब मैकेनिज्म पे आते हैं, कैसे हवा अंदर अपने आप जाता है और कैसे अंदर आता है। हम आपको क्या बताना चाहेंगे, थोड़ा समझो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। दुनिया में कहीं भी कोई चीज फ्लो करता है, क्या बोला? क्या बोला? फ्लो करता है। कोई भी चीज फ्लो करेगा उसको करंट बोलते हैं।
समझे लगे? हवा फ्लो करती है, विंड करंट बोलते हैं। टेम्परेचर फ्लो करता है, थर्मल करंट बोलते हैं। चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं नहीं? तो फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। पहले ये समझो आप, कहा फ्लो करेगा कैसे? कभी भी बराबर दोनों चीज रहेगा तो क्या फ्लो करेगा? कतई नहीं फ्लो करने का। थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, पानी भी ढलान से ऊपर से नीचे उतरती है। पहाड़ से तो पानी गिरता है, पहाड़ पर ऊंचाई है, नीचे गिरता गया। एक समतल जगह पर रख दो कोई भी चीज तो नहीं, कुछ कहीं भी नहीं जाएगा। बात समझे? मतलब यह है कि डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस। फ्लो ऑफ एनीथिंग ड्यू टू डिफरेंस। चाहे कहीं भी किसी भी चीज का फ्लो होगा तो वहां डिफरेंस होना जरूरी है। अभी डिफरेंस का मतलब हुआ। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि हमको हवा को अंदर ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, किसको अंदर ले जाना है? हवा को। और हवा में भी अब देखेंगे कि हवा में एयर पूरा नहीं जाता, उसमें भी ऑक्सीजन ही जाएगा, नाइट्रोजन CO2 नहीं जाता है। वो भी हम देखेंगे अभी प्रेशर कॉन्सेप्ट पे। समझे? तो पहले समझते हैं कि एयर की बात कर लें कि कैसे ये एयर जाएगा और कैसे बाहर आएगा। तो जब अंदर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर में प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है। भाई बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम, तभी तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, इंस्पिरेशन होगा, एयर अंदर इंटर करेगा। और मान लो एक्सप्रेशन में फिर उल्टा होना चाहिए कि भाई अंदर में हवा का प्रेशर ज्यादा और बाहर में कम, तो ज्यादा से कम। तो यह फिनोमेना कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो पहले समझिए कि जब आप, ये थोरेसिक कैविटी है, हमारा लंग्स जहां है वो है थोरेसिक कैविटी। तो जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो थोरेसिक कैविटी में लिया तो हम हवा लिया, समझे? तो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी में हवा के आने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझिएगा जरा सा, जैसे बैलून को फूंकते हैं तो बैलून को फूंकेंगे तो बैलून में हवा भरेगा। तो बैलून में हवा भरेगा इसका मतलब क्या हुआ? बैलून के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हुआ? बोलो। बैलून के अंदर हवा बढ़ गया, हवा भर जाने से उसका वॉल्यूम बढ़ा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर गिर जाएगा। तुम ऐसे भी सोचो ना कि पाइप आपका है, पानी जो तुम गाड़ी वाड़ी धोते हो तो यहाँ वॉल्यूम इतना है, तुम दबा दो, प्रेशर घटा देते हो। मतलब प्रेशर घटते ही जैसे क्या होता है ना कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा होता है ना। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम देखिए मेरे हाथ को देखिए, वॉल्यूम बढ़ा तो इसके अंदर का प्रेशर बोलो घटा, कम हो जाएगा। समझे? तो अब यहां कॉन्सेप्ट समझो। हमने सांस लिया, बैलून में हवा भरा तो बैलून का वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। प्रेशर बोलो जोर से, प्रेशर घटा। कहां का? लंग्स के अंदर, थोरेसिक कैविटी में। समझे? तो अंदर का प्रेशर घट गया और बाहर का प्रेशर बढ़ा हुआ है। बाहर का प्रेशर बढ़ा, अंदर का प्रेशर घटा, तो देयर इज प्रेशर डिफरेंस। देयर इज प्रेशर डिफरेंस। तो कहा इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा बाहर से अंदर की तरफ अपने आप आता है। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा, अब अंदर से बात करें, फेंका हवा तो वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज किया, घटा, तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और बाहर का प्रेशर घटा, कम है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम, तो देयर इज अगेन प्रेशर डिफरेंस। तो ये इंस्पिरेशन हो गया। आया समझ में भाई? तो जो लोग समझना चाहते हो समझो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही प्रेशर डिफरेंस का मामला है। यहां हमने इसको लिख दिया है, आप आराम से इसको नोट बनाएंगे कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, आउटसाइड प्रेशर मोर। समझे? सो रिजल्ट क्या हुआ? एयर रशेस इनटू द लंग्स। अब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, आउटसाइड प्रेशर लेस। समझे? इसलिए एयर रशेस आउटसाइड द लंग्स। दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों? तो अब क्या करेंगे कि ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ मसल्स का रोल है, तो हम पहले मसल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे। चलो इसको जरा सा नोट करो सब लोग।
थोड़ा टाइम दे दो, जो लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार लो, जो लोग लिखना चाहते हो लिखो। तो देखो, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन नॉर्मल कंडीशन में तो है एक्टिव प्रोसेस, ठीक है जी। ठीक हो गया। चलो, तो अब देखते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन नॉर्मल कंडीशन में क्या प्रोसेस है। तो नॉर्मल कंडीशन में इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिवली लेंगे, एनर्जी खर्च होगा। एक्सप्रेशन अपने आप बाहर निकलेगा, तो ये होगा पैसिव नॉर्मल कंडीशन। लेकिन फोर्सफुल में दोनों ही एक्टिव होगा, क्योंकि गॉट माय पॉइंट? यस, एनर्जी क्या समझे? नहीं समझे? समझे? क्या समझे? कहा भैया एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही जब फोर्सफुल करेंगे तो एनर्जी का कंजम्पशन होगा, इसलिए एक्टिव प्रोसेस हुआ। लेकिन ब्रीदिंग जब नॉर्मल चल रहा होगा, समझे, तो आपको लेने में थोड़ा एनर्जी लगेगा, लेकिन छोड़ने में एनर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के लॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए पैसिव प्रोसेस हो जाएगा। अब आइए, एक टर्म है निगेटिव प्रेशर पंप, इसको जरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन कि आदमी के अंदर में कैसा प्रेशर पंप काम करता है, तो निगेटिव प्रेशर पंप क्यों काम करता है? क्योंकि प्रेशर इनसाइड लंग्स लेस देन आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और यह आपको अलाउ करता है दोनों, हम ही लोगों में, हम लोग खाना साथ खा सकते हैं और सांस में साथ ले सकते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं कि खाना खाते हम सांस को बंद कर देते हैं, ऐसा करते हैं क्या? या सांस ले रहे हो तो खाना बंद कर दे, खाना बंद कर दे तो सांस, ऐसा नहीं है, हम लोग साथ साथ लेते हैं। इसको बोलते हैं निगेटिव प्रेशर पंप। फ्रॉग में ऐसा नहीं है, फ्रॉग में कैसा है? पॉजिटिव प्रेशर पंप। आइए, अब इतना होने के बाद हम आपको मैकेनिज्म में जो मसल्स यूज हुए हैं उस मसल्स के बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं, वन बाय वन। पहला फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल किसे कहते हैं? करेक्ट, वह मसल जो डायफ्राम से रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ता है। तो सपोज करो कि ये वर्टिब्री है, आप ऐसे इसको देखिए, आप ये यहाँ पर हमारा डायफ्राम है और ये वर्टिब्री है, तो डायफ्राम और पीछे में वर्टिब्री, तो पीछे वर्टिब्री बनाया हमने, ठीक है, रिब्स नहीं बनाया, और ये डायफ्राम है। और ये जो मसल्स है, रेड कलर का थोड़ा सा जूम करो इसको, ये है फ्रेनिक मसल, इसको देखिए जरा। तो ये है आपका फ्रेनिक मसल। मतलब फ्रेनिक मसल किससे जुड़ा हुआ है? तो कहेंगे डायफ्राम से रिब्स और डायफ्राम से वर्टिब्रल कॉलम। हो गया। अब यहां देखो, कहा कि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ हमारा मसल्स है। तो जब ये इंस्पिरेशन करेंगे, हम सांस जब अंदर लेंगे, तब डायफ्राम जो है वो क्या होगा? पहले समझो, डायफ्राम से जुड़ा हुआ, वर्टिब्री से जुड़ा हुआ जो मसल है, जब आप इंस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कौन? फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेनिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम को खींच देगा, तो सीधा कर देगा। पहले ये ऐसे था, अब उसको सीधा कर देगा। तो डायफ्राम पहले डोम शेप था हमारा, डायफ्राम पहले कैसा था? डोम शेप था, ऐसे कर्व था। अब जब इंस्पिरेशन के बाद कैसा हो गया? फ्लैट हो गया, ये फ्लैट हो गया। ठीक हो गया। तो ये क्यों? क्योंकि फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। ये बात ध्यान रखिएगा, अलोंग द आर्टेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। चलिए, अब हम दूसरे मसल्स पे आते हैं। चलो तुम लोग लिखो इसको। तो अब क्या है? एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। अब ये कोस्टल मसल जो है वो रिब्स के बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रिब्स के बीच में। तो रिब्स अपने पास कितना है? 12 इधर है और 12 इधर है, मतलब 12 पेयर है, ठीक है ना। तो मसल्स जो होगा, सपोज करो कि ये रिब्स ये है और एक रिब्स ये है, तो मसल्स कहां होगा? मसल्स इसके बीच में होगा, समझ में? तो दो रिब्स के बीच में एक मसल, यही तो मतलब हुआ। तो अपने पास है कितना रिब्स? 12, तो मसल कितना होगा? 11, है ना। तो यहां पर हमने पहले लिखा 11 पेयर
आपका होगा, दोनों ही, मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, इसको भी लिख सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल, 11 पेयर। ठीक है, खाली बाहर और भीतर की बात है ये। तो जैसे देखो कि ये रिब्स हो गया और इसको बाहर से ये है, तो एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल। इंटर का मतलब क्या होता है, दो के बीच में, तो दो रिब्स के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल बाहर साइड से है, सपोज करो कि ये रिब्स है तो इसको बाहर साइड से होगा और एक अंदर साइड से भी होगा, तो बाहर साइड से हुआ तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब थोरेसिक कैविटी अपवर्ड और आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर ऊपर और बाहर की तरफ। इससे क्या होगा, इंक्रीज विड्थ एंड डायमीटर बढ़ेगा इसका। ठीक हो गया। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये 11 पेयर का है, ये एक्सटर्नल में मैंने फिगर बना दिया इसको देखो इसको, तो कह रहा कि ये हमारा रिब्स है और इसके पीछे से ये दो मसल है, इसलिए बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और जब ये ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सप्रेशन होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर रसेस आउटसाइड, बाहर की तरफ जाएगा, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एक बात और है कि जब ये घटेगा थोरेसिक कैविटी तो कहां घटेगा, इसका लोकेशन समझिए, डोर्सोवेंट्रली एंड लैटरली, डोर्सोवेंट्रली एंड लैटरली। आगे और हमारा चौथा जो मसल है वो है एब्डोमिनल मसल, पेट का मसल्स बोलते हैं इसको, समझ में आया। एब्डोमिनल के ऊपर में 4 प्रकार के मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और रेक्टस एब्डोमिनिस, ये 4 मसल है। कह रहा है कि जब ये एक्सटेंड कहां से कहां तक फैला रहता है, ये रिब्स टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिब से लेकर के फैला रहता है एब्डोमिनल, इसलिए जितने एब्डोमिनल ऑर्गन है आप, ये सब इसी मसल से, पेट के मसल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सांस लो, छोड़ो या कुछ भी करो तो सारे ऑर्गन हिलते हैं, तो ऑर्गन को खींच कर पकड़ कर कौन रखे हुआ है, यही आपका एब्डोमिनल मसल्स, जो विसरल ऑर्गन है, सबसे जुड़ा हुआ है ये ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन, ध्यान दीजिए, पेट के अंदर में जितने ऑर्गन है वो पुल्ड अपवर्ड होगा और ऊपर की तरफ उठेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, खिंचाएगा तो सारे ऑर्गन ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर ऑर्गन आएंगे तो डायफ्राम, जैसे यहाँ ऑर्गन मान लो कि ये लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं कि ये स्टमक लगा हुआ है, तो खींच दिया इसको, तो खींचने से डायफ्राम और भी कन्वेक्स हो गया, डायफ्राम बिकम मोर कॉन्वेक्स हो गया, समझे। और थोरेसिक कैविटी घट गया, और कहां घटा, एंटेरियो पोस्टेरियरली, बाहर से भीतर की तरफ। दूसरा, अब हम बात यहां देखते हैं एक चीज कि दो हमने एक्सिस की बात की, एब्डोमेन प्लस डायफ्राम मिलाकर करके बनाता है एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, जो हमने यहां लिखा हुआ है। और बोथ जो आपका रिब्स का के मामला है कि इंटरनल होल और एक्सटर्नल दोनों मसल मिलाकर बनाता है डोर्सो वेंट्रली एक्सिस। ठीक हो गया। सो बच्चों, ये हुआ आपके मसल्स के रिगार्डिंग बात, ठीक है ना। हमने 4 प्रकार के मसल्स को डिस्कस किया, फ्रेनिक मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। अब इसके बाद हम कुछ वॉल्यूम की बात करते हैं कि कितना वॉल्यूम क्या है, टाइटल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, सब वगैरह की बात करके तब चलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं कहां तक कर पाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग रेट, समझे। ब्रीथिंग रेट किस किस बात पर डिपेंड करता है, मतलब सांसों की गतिविधि जो है, कब आपका सांस तेज हो जाएगा, कब स्लो होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रीथिंग रेट की। तो पहले देखो कि जो सबसे फास्ट है न्यूली बॉर्न बेबी का, वो 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट है, समझ में आया। और चिल्ड्रन में 18 से 22 ब्रीथिंग पर मिनट है, एडोलेसेंस में 14 से 18 और एडल्ट में 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने घटाने के लिए। तो पहला बॉडी साइज, समझे। बॉडी साइज का मतलब हुआ कि बॉडी ब्रीथिंग रेट, यहाँ पर ब्रीथिंग रेट का हमने BR लिखा हुआ है, या समझिएगा सब लोग, ये ब्रीथिंग का मतलब BR से मतलब ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर
बॉडी साइज। तो अब ये बताओ कि चूहा ज्यादा फास्ट सांस ले रहा होगा कि हाथी? हाँ, तो चूहा का साइज जो है छोटा है तो ज्यादा सांस लेगा। स्मॉलर द एनिमल्स लार्जर विल बी ब्रीथिंग। और सेक्स, मोर इन मेल लेस इन फीमेल। PCO2 देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ब्लड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रीदिंग रेट का, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रीदिंग रेट का। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हुआ कि जो जिसको फीवर होगा, है ना, फीवर वाले का जो है ना क्या होगा, ब्रीदिंग रेट फास्टर होगा। ऐसे में जो पेशेंट आपके पास आए जिसको बुखार लगा हुआ तो उसकी सांसें कैसी चलेगी, धीमी की तेज? तेज। अल्टीट्यूड, आप यहां से ऊंचाई पर बढ़ते जाइए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रीदिंग रेट के। जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा आपकी सांसें तेज होती जाएंगी। क्यों? अच्छा, नंबर ऑफ आरबीसी की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ऐसा समझिए। एक्सरसाइज से नो डाउट, एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एक इंस्ट्रूमेंट है स्पाइरोमीटर। क्या नाम है बच्चे? स्पाइरोमीटर। इसमें क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट। किसकी बात कर रही है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पाइरोमीटर। मतलब आपने कितना वॉल्यूम लिया है ब्रीदिंग में, यह आपको पता चलेगा। कैसे? तो मशीन का नाम है स्पाइरोमीटर। तो अब हम बात कर लेंगे कि वॉल्यूम कितना रहता है एयर इसके अंदर, लंग्स के अंदर, और हम फोर्सफुली लेते हैं तब क्या है, नॉर्मली लेते हैं तो क्या है। ठीक है जी, चलो अब इसके बात करते हैं।